नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे दवाओं की कि जो ज़रूरी दवाएं हैं वो आप सस्ते में कैसे पाएं। ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल हमारे देश में जो ड्रग प्राइसिंग सिस्टम है उसका एक पहलू है। सरकार ये कोशिश करती है और सैद्धांतिक रूप से हम ये मानते हैं कि जो दवाएं ज़रूरी हैं, ज़्यादातर आबादी के लिए ज़रूरी है, वो लोगों को सही दाम पर मिल पाएँ। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NLEM जो है वो जारी हुई है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स 2022। इस साल की जो NLEM है वो जारी हुई है, 3-3 साल के अंतराल पर जारी होती है। कोविड के चलते देरी हुई थी। इसमें 27 कैटेगरी की 384 दवाएं अपडेटेड लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं। इसमें 34 नई दवाएं आई हैं और 26 दवाएं इससे बाहर की गई है जो लिस्ट इस बार आई है उसमें। और अब इस लिस्ट की खासियत ये है कि या आधार जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि अधिकांश लोगों को ये दवाएं काम आती है। बड़े हेल्थ चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने एज ए कंट्री, उनको डील करने में मदद करती है और मकसद ये है कि सही दाम पर और सही मात्रा में, यानी जितनी आपको जब ज़रूरत हो ये मिल जाए। प्राइस कंट्रोल में ये दवाएं रहेंगी। ये भी इस बात से इंश्योर होता है कि ये इस लिस्ट में ये दवाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या है सिस्टम असल में हमारे देश में दवाओं के प्राइसिंग का। तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है दवाओं का और ये जो है ये बाकी चीज़ों की तरह डिमांड सप्लाई से ही तय नहीं होती है दवा की कीमतें, बल्कि डिमांड सप्लाई से तय नहीं होती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसका जो कानूनी आधार है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे लिस्ट की, तो जो NLEM में लिस्ट में जो दवाएं हैं उन पर उनकी कीमत पर सीलिंग लागू होती है एसेंशियल ड्रग्स पर। NPPA है वो अथॉरिटी जो तय करती है कि इसकी सीलिंग क्या होगी। कीमत तय नहीं करती है बल्कि एक सीलिंग तय करती है कि अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। और वो जो सीलिंग है वो आधारित होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। इसमें भी कुछ जो चुने हुए ब्रांड्स है उसको कंसीडर किया जाता है। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है, यानी जिन पे सीलिंग नहीं लगनी है, वो सीलिंग से बाहर है, मतलब जो लिस्ट में नहीं है दवाएं वो सीलिंग से बाहर है और उन पर सालाना 10% मैक्सिमम 10% का एक ब्रॉड उसमें दायरा रखा गया है कि 10% तक दवाएं बढ़ सकती है और इसमें तमाम तरह के कंसिडरेशंस भी होते हैं। तो ये है बेस लाइन हमारे ड्रग प्राइसिंग सिस्टम का। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये जो नई लिस्ट आई है इसमें, इस लिस्ट में आम इंसान के लिए क्या टेक अवेज हैं और जो ओवरऑल प्राइसिंग मैकेनिज्म है देश का वो कैसा है और उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ऐसे भी जो दवाएं हम ले रहे हैं उनकी प्राइसिंग में के क्या क्या पहलू है उसको भी इसी बहाने हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयर प्रोफेसर YK गुप्ता, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, हिंदुजा अस्पताल में कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर डॉक्टर खुशरव वजन और गुफिक बायोमेडिकल के CEO डॉक्टर देवेश दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले डॉक्टर भजन आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों की तरफ से सोचिए, दवा के बारे में कंज्यूमर कहते हुए भी थोड़ी सी हिचक होती है मन में क्योंकि हम स्पेशल ट्रीटमेंट इसको देते हैं। ये जो नई लिस्ट आई है इसमें क्या टेक अवेज आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। बेसिकली एक पेशेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये सब मेडिकेशंस जो होती है, दवाई बोलो या इंजेक्शंस बोलो, वो मेनली असेंशियल और इमरजेंसी मेडिकेशंस के बीच में मैं बात करूंगा। तीनों चीज एक मंत्र है जो ये मेडिसिन्स को पेशेंट के लिए अच्छा सक्सेस लाता है उनका ट्रीटमेंट में। और फर्स्ट मंत्र है कि इट शुड बी अवेलेबल। सो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तीन अगर हम मद्देदम रख रहे हैं तो उसकी वजह से हम एकदम पेशेंट को सही मात्रा में मेडिकेशंस और अफोर्डेबिलिटी में दे सकते हैं।
इंग्लिश में एक कहावत है कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर। सो इंडिया में एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई मेडिकेशन बहुत सस्ती है तो शायद वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अफोर्डेबल बनाइए, बट एट द सेम टाइम उसको रिलायबल भी बनाइए, ताकि हर एक पब्लिक को आसानी से ये ड्रग पहुंचाया जा सके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर दास, ये बताइए कि जो सिस्टम है ड्रग प्राइसिंग का अपने यहाँ ओवरऑल कुल मिला जुलाकर, हम अभी मार्केट ड्रिवन नहीं है, कंट्रोल्ड है। अब वो किस हद तक सक्सेसफुल है नहीं है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो अगर मार्केट ड्रिवन नहीं, और इंडस्ट्री इसकी मांग करती रही है कि मार्केट ड्रिवन हो तो शायद पेशेंट के फेवर में जाए। आपके क्या विचार हैं, और अभी जो अपडेटेड लिस्ट आई है इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? यस, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इसमें आप जो मुझे क्वेश्चन पूछा, इसका मैं दो पार्ट में आंसर दूंगा। नंबर वन, NLEM 2022 जो लिस्ट आई है 384 ड्रग्स का, दिस इज द एक्चुअली 6th लिस्ट। हमारा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1996 में पहला लिस्ट आया था जिसमें 279 प्रोडक्ट्स वर लिस्टेड। आफ्टर दैट हम लोग 2003 में एक लिस्ट आया जिसमें 354 ड्रग्स था। 2011 में 348 ड्रग था। 2015 में 376 ड्रग था। और बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, लास्ट ईयर 2021 4 सितंबर एक एक्सटेंडेड NLEM लिस्ट आया था, उसमें 399 प्रोडक्ट्स था। ओके। सो अगर हमारे पास अभी 384 प्रोडक्ट का लिस्ट आया, मतलब देयर आर मेनी ड्रग्स जो डिलीट हुआ, कुछ ड्रग्स एडिशन हुआ। नॉर्मली ऑन्को प्रोडक्ट, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, समटाइम्स वैक्सीन, ये प्रोडक्ट ऐड होता है। सो एक डायनामिक लिस्ट है, देयर इज नो परमानेंट लिस्ट। सो ये डायनामिक लिस्ट जो बनता है फॉर द सोसाइटी, फॉर द कॉमन मैन, एंड डिपेंडिंग मेनी सिचुएशंस। सो टू मी दिस इज अ वेरी वेल मूव बाय द गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। एंड मैं इसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, एज ए जनरल सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑल्सो। नंबर वन। नंबर टू, व्हाट यू हैव टोल्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग। एक तो होता है जो ओरल ड्रग होता है, जो आम पेशेंट्स को लगता है रेगुलर बेसिस पे, जो हॉस्पिटलाइज नहीं रहता। उसमें एक्यूट ड्रग भी रहता, जो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, किसी को एक्यूट डिजीज हुआ, और कुछ क्रॉनिक रहता है, जैसा किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है। तो ये जो ओरल मेडिसिन है ये भी DPCO में आता है, ये भी NLEM में आता है। और हॉस्पिटल जो पेशेंट रहता है, जो एडमिटेड पेशेंट रहता है, उनके लिए भी अभी NLEM में बहुत सारा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इस बार मैं देख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर सक्सेना इज हियर, डॉक्टर खुसरा वजन इज देयर। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरोपेनम, द कार्बापेनम अभी इस बार लिस्ट में आया, NLEM में आया। सो इट इज अ लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक। ना मेरोपेनम एक लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, हॉस्पिटलाइज पेशेंट को बहुत यूज होता है। इट्स अ वेरी वेल मूव एक्चुअली। इट विल सर्व लॉट ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज नॉर्मली क्या है, अगर आपका कॉस्ट कंट्रोल रहता तो पेशेंट का पॉकेट से कम पैसा जाता। सो इट इज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गिव ए क्वालिटी मेडिसिन at affordable price to the common people. At the same time कुछ प्रोडक्ट अभी बाहर आया, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी रैनिटिडिन जो बहुत दिन से DPCO में NLEM में था, वो बाहर आया। एटिनोल बाहर आया। तो जो कार्डियक पेशेंट है उनको कुछ प्रोडक्ट बाहर भी आया, तो उसको सिचुएशन के हिसाब से आया। तो मेरे लिए मैं इतना ही बोलूँगा दैट फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट कुछ प्रोडक्ट्स जो NLEM में आया, ये उनके लिए बहुत बहुत अच्छा स्टेप है, स्पेशली सोसाइटी के लिए। एंड इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, सो ये भी चेंज होते रहेगा। तो ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है एंड इट विल हेल्प द एंटायर सोसाइटी। ओके, डॉक्टर सक्सेना ये बताइए कि
देखिए, सरकार ने भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, थोड़ा कम्बरसम भी है जो पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है, और एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, कम से कम आम इंसान के लिए वो नहीं समझता नहीं है कि किस तरीके से इसकी प्राइसिंग होती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे दवाएं सस्ती होंगी, लिस्ट में जो दवाएं दी है वो सस्ती होंगी, और ओवरऑल भी जो पूरा मार्केट है उस पर इस तरीके का इसका असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है दवाओं की प्राइसिंग के बारे में, इस लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस आम मरीज के हिसाब से देखी जा सकती है? आई थिंक इट्स बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया हुआ है। ये कोई नया काम नहीं है, काफ़ी समय से ही चल रहा है। मेरे लिए एज अ प्रिस्क्राइबर इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉस्ट तो अगर पेशेंट को कम देनी पड़ रही है तो बहुत फ़ायदा होता है गरीब लोगों का, लेकिन साथ में मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये दवाई जो मैं लिख रहा हूँ या जेनरिक मेडिसिन में लिख रहा हूँ, जिसका मतलब कि कोई ब्रांड नहीं है इसका, वो दवाई कितनी पोटेंट है, क्या वो स्टेबल है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या ये उसी प्रोसेस से आई है जो प्रोसेस स्टैंडर्ड जो या बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन जेनरिक मेडिसिन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि जो एक क्वालिटी कंट्रोल है, मुझे लगता है अभी भी उसमें लैक है। हमें नहीं मालूम कि ये जेनरिक मेडिसिन कितनी एफिकेशियस है या कितनी इनमें पोटेंसी होगी, और ये एक कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं या फिर रेगुलेटर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में एक इंफॉर्मेशन गैप है जो कि एक भरना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आप मेडिसिन अगर कम प्राइस की कर दोगे तो इफ़ द प्रोवाइडर या प्रिस्क्राइबर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। ही हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई एम प्रिस्क्राइबिंग इज़ गुड फॉर माई पेशेंट, बिकॉज एवरी डॉक्टर वांट्स द पेशेंट टू गेट द बेस्ट मेडिसिन एट द लीस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। जी, और ये लॉजिकल है, एवरी डॉक्टर शुड ऑल्सो। डॉक्टर भजन, ये बताइए कि जो पॉइंट कह रहे हैं डॉक्टर सक्सेना, उसको थोड़ा और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं हम, ताकि एक जो पूरा इकोसिस्टम है हेल्थ का, उसमें डॉक्टर्स की पोजीशन क्या है वो भी इससे डिफाइन होती है, जो प्रॉब्लम बता रहे डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, सो मैं खाली ऐड करूंगा कि मेडिकेशंस जो ये लिस्ट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेरोपेनम जिसका जिक्र किया है डॉक्टर देवेश ने, वैसे ही एक एग्जाम्पल लो तो एक अस्पताल में जहां मैं काम करता हूं 30 टाइप्स के इन द कंट्री या दूसरे कंपनीज बनाते हैं मेरोपेनम। सो हमें हमेशा दिक्कत रहती है कि वो एंटीबायोटिक काम करेगा कि नहीं। हमें पता है कि सेप्सिस जो कि एक इन्फेक्शन है वो एकदम खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। 10% मोर्टेलिटी है विद द लीस्ट ऑफ सेप्सिस एंड 100% तक जा सकती है। तो अगर अपनी एंटीबायोटिक हमने करेक्ट प्रिस्क्राइब भी किया और वो काम नहीं कर रहा है तो हमें बहुत दिक्कत होगी और पेशेंट के जान को धोखा होएगा। सो ये तो एक एग्जाम्पल है। वैसे ही दूसरे कितने सारे ब्लड प्रेशर, डायबिटिक मेडिसिन है जो क्रॉनिकली पेशेंट लेते जा रहे हैं, और इसमें क्वालिटी इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कॉस्ट कटिंग इज वन पार्ट, बट रिलायबिलिटी जैसे मैंने पहले बोला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे अब्रॉड में FDA हमारे पास भी है, वो जरा एक रिगरस प्रोसेस में अगर हर कंपनी को प्रूव करना पड़े तो अच्छा है। और जैसे ये लिस्ट बनाया है ड्रग्स का, वैसे मेरे हिसाब से एक कंपनीज का भी लिस्ट बनाए जो ऑलवेज ये इसके थ्रू जाता है, प्रोसेस के थ्रू जाता है और स्टैंडर्डाइज होता है। देयर मे बी सम कंपनीज जो ये प्रोसेस नहीं करती और फिर भी इंडिया में दवाइयां बेचती है या बिकाते हैं। सो हमें एज अ डॉक्टर, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रिस्क्राइबर कभी कभी पता नहीं चले कि कौन सा कंपनी पे डिपेंड होए। सो एक लिस्ट आना चाहिए कि दीज आर द कंपनीज विच आर स्टैंडर्डाइज्ड, तो फिर हम आंख बंद करके वो फॉलो करेंगे और वो जेनेरिक नेम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर सक्सेना, ये बताइए, आपने जो एरिया हाईलाइट किया है उसी से जुड़ी हुई बात है कि अब जैसे FDA है, FDA को लोग देखते हैं, आपके लिए जब आप इंडिया में बैठ के कोई दवा प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपके लिए क्या गाइडिंग इंस्टीट्यूशंस या प्रिंसिपल्स या कहाँ से आप ये समझते हैं कि इस दवा पर आपको भरोसा करना चाहिए? आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कठिन जवाब भी है इसका,
क्योंकि हम लोग एक मेडिकल एजुकेशन में एक प्रोसेस से निकल के आते हैं जिसमें कि हमारी MBBS की पढ़ाई होती है, MD की पढ़ाई होती है, और इस करिकुलम में हमें दवाइयों के ओरिजिन के बारे में या दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमारी पढ़ाई बहुत लिमिटेड होती है। तो जब हम मार्केट में आते हैं और जब हमें पता लगता है कि ये दवाइयाँ हैं, तो हमारा जो मेन हमें जो पता लगता है कि जो लीडर्स हैं, जो हेल्थ केयर जो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें बताती हैं या उनके हमें प्रोसेस समझ में आते हैं कि ये इस प्रोसेस से अप्रूव होके आई है, और हम ये मानते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेशनल कंपनी होती हैं जो कि इंडिया में भी हैं, और हम उसी बेसिस पे, उसी विश्वास पे हम वो प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं दवाइयाँ। एंड डेफिनेटली एंड ऑफ द डे हमें हर मॉलिक्यूल को असेस करना होता है, हमें मालूम होता है कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, पेशेंट मेरा ठीक हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाता है। बट जनरली स्पीकिंग वी स्टिक टू वेरी रिगरस, हमारा भी प्रोटोकॉल होता है कि हम बहुत ही स्टैंडर्डाइज कंपनीज और उनकी दवाइयाँ लिखते हैं, और जो भी दवाई इंडिया में आती है वो अप्रूव होकर ही आती है। यू कैन नॉट सेल एनी मेडिसिन विदाउट अप्रूवल थ्रू द रेगुलेटरी एजेंसीज। सो हमें मालूम है अप्रूवल है, बट हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये दवाई, जैसे डॉक्टर खुसराव ने बोला 200 लोग बना रहे हैं यही दवाई, क्या ये सारी दवाइयाँ बराबर हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें स्टिक करना पड़ता है जो मेजर प्लेयर्स हैं, जिनको हमें लगता है कि ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से आ रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं जो अपना बना रहे हैं, तो हमें उसको गवर्न करते हुए हमें उसी पे विश्वास रखना पड़ता है। जी, तो क्या जो मेजर प्लेयर्स हैं अभी पूरा सिस्टम उनके फेवर में है? दूसरी बात ये है कि हमने कहानी शुरू की थी कि भाई सस्ते में ले जाओ मैं जो ज़रूरी दवाएं हैं वहाँ से, और फिर हम इसमें आ गए कि विश्वास कैसे बनेगा। तो दरअसल पूरा जो सिस्टम है इलाज का, जिसका एक बड़ा हिस्सा है दवाएं भी, और इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों डायनेमिक्स है उसके, इसलिए इसको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसी दिशा में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी प्रगति देखने को मिल रही है पिछले 20-25 साल में। डॉक्टर दास ने आपको बताया कि 1996 में पहली लिस्ट आई थी और अब हम 2022 में बैठे। तो कैसे ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की दवा और सही दाम में, उचित दाम में, वो कम होगी या ज़्यादा होगी वो कई चीज़ों पर निर्भर करेगी, लेकिन उचित दाम में आप तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि ज़रूरी दवाएं सस्ते में पाएं, क्योंकि सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स जारी की है। अपडेटेड लिस्ट हर 3 साल में अपडेट होती है कायदे से। कोविड के चलते इस बार थोड़ी सी देर हुई, लेकिन वो एक डायनेमिक लिस्ट है। इससे पहले भी हमारे मेहमान ने बताया कि वो कभी भी अपडेट हो सकती है। बहरहाल जहां हम बातचीत हमारी इस वक्त है, डॉक्टर दास ये बताइए कि अब जैसे FDA है तो हमारे पास भी CDSCO है, बावजूद इसके अगर कंसर्न्स हैं इस बात को लेकर, क्या ये NLEM को कुछ सब में दवा का आना सफिशिएंट नहीं है पक्के भरोसे के लिए, और क्या इस दिशा में जहां हमारे डॉक्टर्स इशारा कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो सबके हित में होगी? देखिए, मैं तो एक थोड़ा अलग लाइन से ये बात करूंगा एज ए केयरटेकर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एज ए सिटीजन ऑल्सो। डॉक्टर सक्सेना एंड डॉक्टर वजन ने जो बात किया रिगार्डिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड भरोसा चाहिए हमको क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी विद इन द पॉकेट एंड बजट ऑफ द पेशेंट. That is the essence of the entire pricing policy, you know. The quality cannot be compromised for life-saving products and the drugs, that is the medicines. इसमें कोई compromise नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हमारा जो GMP प्रोसेस है और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है, IP बोलिए, USP बोलिए, BP बोलिए, so there is a standardization of every drug, एंड ये स्टैंडर्ड ड्रग ही मार्केट में मार्केट कर सकता कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटिंग कंपनी. सो फॉर एग्जांपल, इफ आपका कोई एंटीबायोटिक का परमिसेबल लिमिट है 95%
volume by volume or W by W, nobody can market below 95% purity. Okay. Somebody can market 96% purity, even 99% purity, जी, जी. even 100% purity. जी, But ये nobody point clear can है. market below 95. So quality has to be there always. सर जो बोला, लेकिन प्राइसिंग का जहां पे मैटर आता है, देयर आर मेनी थिंग्स जो प्राइसिंग में इन्वॉल्व है. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. Innovation is one of the thing, dosage formulation technology is one of the thing which is involved with the finished product. Now आपका डोजेस फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर मुझे इनोवेशन देना पड़ा और मैं वो पेशेंट फ्रेंडली अफोर्डेबल नहीं बना पाया, लेकिन मेरा इनोवेशन के लिए मैं कुछ कॉस्ट लगाया, फॉर एग्जांपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट, बेटर डिसोल्यूशन, फॉर बेटर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता. ओके. अगर आप NLEM में वो प्रोडक्ट लाएंगे तो मैं शायद वो इनोवेशन का जो पेशेंट का फायदा के लिए है उसका लाभ नहीं दे पाऊंगा. दैट इज वन ऑफ द कंसर्न टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी, स्पेशली द पीपल हु आर मार्केटियर. तो जरूर हम लोग क्वालिटी देखेंगे, अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे, बट उसके साथ साथ भी पेशेंट के बेनिफिट के लिए जो इनोवेशन का जरूरत होता है वो भी हम देखेंगे. एज ए वेरी वेरी केयरफुल फार्मास्यूटिकल कंपनी वी आर ऑल्सो कंसर्न ऑन दैट इशू. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट आपको लाइफलाइज भी हो सकता है, नॉन लाइफलाइज भी हो सकता. डॉक्टर सर हियर दे नो इट. लाइफलाइज प्रोडक्ट हमेशा बेटर डिसोल्यूशन देता है. ठीक है डॉक्टर दास, आपका इफेक्ट देता है. जी जी, बेटर एफिकेसी देता है. आपकी बात आप समझाने में कामयाब हुए. आप जो कहना चाहते हैं हम समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे. डॉक्टर खुसरो, ये बताइए कि जो ओवरऑल सिनेरियो है, आप डॉक्टर्स ने ये बात तो इस प्रोग्राम में इस्टेब्लिश कर दी कि आप सिर्फ प्राइस को कंसिडरेशन में रख के इलाज नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते. आपको उसकी क्वालिटी और एफिकेसी वगैरह, हालांकि हमने जो अभी मैं जब ये कार्यक्रम करने से पहले देख रहा था तो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया बेसिस है जिसके आधार पर NLEM में ये चीज़ें दवाएं आती हैं. बावजूद इसके ओवरऑल सिनारियो में कॉस्ट इंडिया में इलाज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, मतलब उसमें हम कितने सक्सेसफुल हैं दवाओं के कॉस्ट को लॉजिकल रखने में. सो कॉस्ट खाली दवाइयों का नहीं है, कॉस्ट पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट का है. सो हॉस्पिटल कॉस्ट सब कुछ एक तरह से पैकेज हो जाता है जिसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है. सो हर चीज पे आप कॉस्ट का लागू लिमिट रखोगे तो फिर क्वालिटी डेफिनेटली सफर होगी. सो डिफरेंट क्लासेस जो हॉस्पिटल के होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, वो एक पार्टनरशिप होनी चाहिए और एक कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए. जिससे अफोर्ड होता है वो जरा प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकेशंस, ऐसा नहीं है कि ये सेम मेडिकेशन ये अस्पताल में 10 गुना ज्यादा कॉस्ट से हो. सो खाली ओवरऑल कॉस्ट भी लिमिट रखनी चाहिए और एज आई सेड रिलायबिलिटी और प्योरिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. जी, तो आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी वैल्यूएबल राय यहाँ पर रखने के लिए. इस कार्यक्रम में हमारा मकसद यही था कि अगर एक लिस्ट आई है और उसके साथ एक फिलॉसफी आई है जो कि सरकार जिसके बारे में जोर देकर बता रही है, उसको ठीक तरीके से समझा और खंगाला जाए और जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें हम किस तरीके से बेटरमेंट की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार किया जाए. कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.